न्यूज इन चाईबासा। अभी आप जिस मूर्ति को देख रहे हैं, ये मूर्ति है बाबा कार्तिक उरांव। आइए हम लोग आज के इस कार्यक्रम में जानते हैं कार्तिक उरांव को। ये कार्तिक उरांव पंखराज कैसे हैं, क्यों बने, क्यों उनको ये उपाधि मिली। आइए चाईबासा से पूरे विश्व में विख्यात लाइब्रेरी मैन से जानते हैं कि बाबा कार्तिक उरांव पंखराज की उपाधि कैसे इनको मिली। अभी आपसे मुखातिब है शहर चाईबासा के पुलहातू निवासी पूरे विश्व में विख्यात लाइब्रेरी मैन संजय कश्यप। संजय सर, पहले बताइए कि ये जो हम देख रहे हैं इस मूर्ति को, बाबा कार्तिक उरांव, इनको ये पंखराज की उपाधि कैसे मिली, इनके नाम के साथ में पंखराज कैसे जुड़ा। जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। कार्तिक बाबा को जो है आदिवासी समाज से आते हैं और पंखराज का जो टाइटल इनको मिला है ये इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने बहुत ही सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र से अपनी प्रारंभिक शिक्षा को शुरुआत करते हुए विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों से इन्होंने डिग्रियां ली और बड़े बड़े पदों को सुशोभित हुए और ये हमारे रोल मॉडल भी हैं और इसीलिए जो हम लोग जो है इनको पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी के नाम से पुकारते हैं। एक सवाल यहाँ बनता है कि पूरा विश्व आज इसको पंखराज के नाम से जानते हैं इनको। यहाँ पर मेरा ये कहना है कि ये पंखराज का शब्द जो इनके नाम के साथ में जुड़ा है, या फिर इनको कहा जाए कि इनकी जो उपाधि मिली, जैसा कि आपको लाइब्रेरी मैन की उपाधि मिली है, ये उपाधि कब और कौन दिए हैं, ये सवाल बनता है। नहीं, बिल्कुल हम लोग तो ये नहीं जान रहे हैं कि किन्होंने दिया, लेकिन जिन्होंने भी दिया उनको धन्यवाद, क्योंकि आदिवासी समाज आज भी ढूंढ रहा है कि उनके जो रोल मॉडल कौन है, उनके आदर्श कौन है। और हम लोगों को लगता है कि हमारे आदर्श बिरसा मुंडा है, सिद्धू कान्हू है, चांद भैरव है, वीर बुद्धू भगत है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से कार्तिक बाबा का जो असंख्य डिग्री उन्होंने लिए हैं, ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और तमाम आदिवासी और वैसे गरीब गुरबा लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो ये सोचते हैं कि उनके पास संसाधन नहीं है। लेकिन कार्तिक बाबा ये मिसाल है कि उन्होंने बहुत कम संसाधन से विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और दुनिया को ये बताया कि जो है समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें शिक्षा बहुत जरूरी है। एक छोटा सा सवाल बनता है, लोग आज भी जानना चाहेंगे और चाहते भी है कि आपने कहा संसाधन, थोड़ी सी इनकी जीवनी के बारे में हल्का सा जानना चाहेंगे कि संसाधन, ये किस तरह के परिवार से बिलोंग करते थे और क्या इनके पास में असुविधा थी, फिर भी आज ये पंखराज के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जब मैट्रिक का पास किया था और इनका जो जन्म है ये आज़ादी से पहले का है और आज़ादी से पहले जो गुमला के जो लीटा टोली गांव है वो काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था। लेकिन वहाँ से उन्होंने जो अपना पढ़ाई और जज्बा को दिखाए, ये जो है ये काफ़ी प्रेरणा का विषय है। हम सभी ना सिर्फ आदिवासियों के लिए, ये संपूर्ण भारतवासियों के लिए और विश्व के सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप इनकी जो डिग्रियां हैं आप देखेंगे तो ये एशिया के पहले ऐसे आदिवासी हैं जिन्होंने इतनी बड़ी डिग्रियां ली। और सिर्फ आदिवासी नहीं, मुझे लगता है कि एशिया के सब पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास इतनी डिग्रियां हैं और विश्व के छठे व्यक्ति हैं जिनके पास ऐसा डिग्रियां है। जो मेरा, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सुधारेंगे, लेकिन मुझे ये जानकारी है कि कार्तिक बाबा ने बहुत कम संसाधन से इतने जो है डिग्रियां हासिल की, जो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को ये समझाने का प्रयास किया कि संसाधन बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, सोच बड़ी चीज़ होती है, और इन्होंने कुछ सोचा है तो आज ये पंखराज है। इसी सोच को हम युवाओं को लेकर के जाना चाहते हैं। हम मिलेंगे एक प्रोफेसर साहब से जो इनके सोच को लेकर के क्या अपना विचार को रखते हैं। आइए मिलते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम डॉक्टर सत्यम कुमार है और मैं वर्तमान में दुमका का एकमात्र विश्वविद्यालय है सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, और वहाँ पे मैं सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। सर, अभी हम लोग यहाँ पर मैं बाबा कार्तिक उरांव जी के बारे में चर्चा कर रहे थे और उनके बारे में शायद आपको भी कुछ जानकारी मिली होगी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आज जो युवा पीढ़ी है, आज की जो युवा पीढ़ी है, उनकी सोच में परिवर्तन लाने को लेकर के आप क्या बोलना चाहेंगे। देखिए, आज हमारा झारखंड जो कि शहीदों की भूमि के नाम से जाना जाता है, और ऐसे शहीदों की भूमि के बीच से एक ऐसे व्यक्ति
ने यहाँ पे जन्म लिया, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल की और हमारे बीच से निकल कर हमारे इस झारखंड की भूमि से उत्पन्न होकर उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में जाकर उन्होंने बहुत नाम कमाया और हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए उनका बहुत सराहनीय योगदान रहा था। और जब आज़ादी के बाद पंडित नेहरू यहाँ प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने स्पेशल रूप से उन्हें इनवाइट किया था कि आप इंडिया चलिए और यहाँ पे चल के नया-नया देश हमारा आज़ाद हुआ है, देश के विकास के लिए काम करें। तो निश्चय ही उनका योगदान बड़ा सराहनीय है और जो हमारे देश के युवा हैं, हमारे राज्य के युवा हैं, उन्हें तो बिल्कुल उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका योगदान है, जिस कठिनाइयों के द्वारा उन्होंने शिक्षा अर्जित की है, इतने बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में, विभिन्न देशों में जाके उन्होंने शिक्षा अर्जित की, तो उनसे सबक लेनी चाहिए और हमारे युवाओं को भी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। सर एक सवाल बनता है सर, बाबा कार्तिक उरांव उस जमाने में शिक्षा को लेने के लिए विदेशों में गए। आज वर्तमान में शिक्षा की स्थिति को देखते हुए आप क्या कहेंगे? क्या सर हमारे पास में वो व्यवस्था नहीं है कि लोग बाहर के देश से हमारे देश में आके पढ़ें? देखिए, हमारा जो भारत देश है, हमारे यहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय रहे हैं, जहाँ पे पूरे विश्व के छात्रों के का यहाँ पर आगमन होता था और वो लोग शिक्षा अर्जित करते थे। और आज भी स्थिति हमारी बहुत अच्छी है। आप देखेंगे कि हमारे देश में मेडिकल की बहुत बेहतरीन पढ़ाई होती है और विदेशों से लोग यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है, आपको शायद जानकारी भी होगा कि नाइजीरिया जैसे देशों से, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ से या फिर यूरोपियन कंट्री से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे पंजाब, हमारे हरियाणा और हमारे देश के विभिन्न राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों में शिक्षा अर्जित करने के लिए आते हैं। तो फिर क्या कारण है कि मेडिकल के लिए बाहर जाना पड़ रहा है? देखिए, कुछ हमारे यहाँ का जो मेडिकल की जो पढ़ाई है, उसमें जो खर्च की बात अगर हम लोग करें, तो थोड़ा-सा महँगा होता है और दूसरे देशों में जैसे हम लोग यूक्रेन में देखे थे कि हाँ, काफ़ी यूक्रेन में। हाँ, तो वहाँ पे क्या है कि थोड़ी-सी मेडिकल की पढ़ाई सस्ती है और ये व्यवस्था वहाँ के सरकार के द्वारा दी गई थी। अगर हमारे यहाँ भी मेडिकल की पढ़ाई को थोड़ा-सा सस्ता किया जाए, तो ये हम लोग यहाँ पे भी तो देखेंगे बहुत अच्छी पढ़ाई है। यहाँ पर में तो सर आपका भी तो रोल है। निश्चित यहाँ रूप से। पर में आपका भी रोल है कि हम लोग अगर इस व्यवस्था को लेकर के आए, क्योंकि सर देखिए, स्टेप आप लोग को देना है। आज का युवाओं को स्टेप आपको देना है। तो आप जैसे प्रोफेसर साहब लोग इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? देखिए, आप क्या बोलेंगे? हमारे देश और राज्य की सरकारों के द्वारा बहुत सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। अभी हम लोग झारखंड की धरती पर खड़े हैं और झारखंड सरकार के द्वारा बहुत सारे फेलोशिप योजनाएं चलाई जा रही है, जो कि उच्च शिक्षा हासिल करने में छात्रों को मदद मिलती है। हम लोग देखते हैं कि हमारे झारखंड सरकार के द्वारा जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है, जिसमें अमेरिका और इंग्लैंड में जाकर, फिनलैंड जैसे देशों में जाके यहाँ के विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे हाल ही में माननीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा एक बड़ी अच्छी योजना लाई गई थी, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। तो उससे भी वो मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं, सारे पैसे सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। तो व्यवस्था जो है वो बेहतर तरीके से बनाई जा रही है। शिक्षा व्यवस्था बहुत उन्नत है, अच्छे-अच्छे प्रोफ़ेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, जो अपना बहुत अधिक समय देते हैं, काफ़ी मन लगा के पढ़ाई कराते हैं। अब ये तो और काफ़ी हम लोगों को देखने को मिलता है कि बहुत सारी उपलब्धियाँ भी हासिल लगातार हो रही है। सर एक सवाल बनता है, इसको अन्यथा ना लिया जाए, लेकिन आज भी हमारे इस क्षेत्र में, चाहे पूरा कहा जाए तो हमारे इस झारखंड में क्यों, पूरा देश का अगर हम चर्चा करें, तो आज भी लोग आरक्षण को लेकर लड़ाई जोरदार तरीके से लड़ते हैं। स्कॉलरशिप की बात नहीं करते। कोई भी आज के समय में स्कॉलरशिप को लेकर चर्चा नहीं करते हैं, आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं। चाहे वो किसी भी विभाग में की बात करें, छात्र की बात करें, तो आरक्षण की चर्चा करते हैं। स्कॉलरशिप की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? कि इसको बड़ा गहराई से समझने की आवश्यकता है। आप किस बेसिस पर ये कह रहे हैं, हमें तो नहीं नहीं, नहीं, हमें तो बेसिक नहीं क्या, पता। नहीं नहीं, लेकिन बेसिक लेकिन जहाँ तक छात्र देखिए, हाँ, छात्र जो पढ़ाई करे, चाहे किसी भी क्षेत्र की शिक्षा को लेकर, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, या किसी भी क्षेत्र में, आरक्षण की चर्चा करते हैं, स्कॉलरशिप की चर्चा नहीं करते। आप प्रोफेसर साहब, आप हमको इसको बताइए कि जनता भी जानना चाह रही है कि स्कॉलरशिप पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? आपने एक चीज़ शायद गौर किया होगा कि हाल के समय में जब एससी और एसटी के छात्रों को 40% स्कॉलरशिप दी जा रही थी, एक ये मामला आया था और काफ़ी बड़े-बड़े आंदोलन हुए थे, रांची में आंदोलन हुए थे, विभिन्न जिला मुख्यालय में भी एक आंदोलन हुआ था। इसमें ये चीज़ें थी कि पहले 100% जो छात्रवृत्ति होती थी, वो राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता था। लेकिन हाल के समय में एक परिवर्तन हुआ था
और उसमें थोड़ा-सा आप समय देंगे। उसमें केंद्र सरकार के द्वारा एक नया नियम लाया गया था कि जो 40% राशि है, वो राज्य सरकार देगी और 60% की जो राशि होगी, वो केंद्र सरकार देगी। और इस चक्कर में क्या हो रहा था कि राज्य सरकार के जो पैसे होते थे छात्रवृत्ति के रूप में, वो तो स्टूडेंट के अकाउंट में आ जाते थे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा जो है, उसमें बहुत ज़्यादा डिले होता था। इसको लेकर काफ़ी आंदोलन चला। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि छात्रवृत्ति को लेकर लोग जागरूक नहीं हैं। मेरा 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 सवाल कुछ ऐसा था, अगर ऐसा किया जाए कि आरक्षित छात्रों को आरक्षित मास्टर ही पढ़ाए तो आप इसको मानेंगे? देखिए, एक आप इसको मानेंगे? देखिए सब इसमें एक बड़ा गहरा बात है। अगर आप आरक्षण की जब आप बात करते हैं, तो आरक्षण पूरी तरीके से एक संवैधानिक व्यवस्था है और जिसमें एक इक्वलिटी की बात की जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ आप उसको पैसे यहाँ से नहीं विडंबना तोड़ इस सकते बात हैं। की हो रही है सर, यहाँ विडंबना इस बात की हो रही है कि आज हम कार्तिक उरांव की चर्चा कर रहे हैं। कार्तिक उरांव ने तो किसी तरह का आरक्षण की चर्चा नहीं किया। वो उन्होंने काम किया, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने अपना काम किया, अपना पढ़ाई किया। उन्होंने कभी भी आरक्षण पर कोई चर्चा नहीं किया था और अपने दमखम पर उन्होंने 100% ला करके देश को बताया, विश्व को बताया कि मैं कर सकता हूं, किया भी। आज के युवा या आज के राजनीतिकार, आज के प्रोफेसर हो या आज के जो भी सब के सब लोग आरक्षण पर दिमाग ज्यादा लगाते हैं कि हमको सरकार की नौकरी मिल जाए। आज नौकरी देने को लेकर कोई दिमाग नहीं लगाता, नौकरी करने को लेकर दिमाग ज्यादा लगाता है। आप इस बात को क्या मानते हैं? आप इस चीज़ को अगर आप देखेंगे कि झारखंड सरकार की हम अभी बात करते हैं, हाँ, तो जो झारखंड की 2 इकाई है, एक है जेपीएससी जो गेजेटेड ऑफिसर्स की नियुक्ति करती है और बिल्कुल दूसरा है जेएसएससी। और बिल्कुल इसमें जब आप देखेंगे तो एक नया नियम यहाँ पे लाया गया है कि जो भी आरक्षित कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, वो आरक्षित श्रेणी में ही रहेंगे बिल्कुल। और उनको जनरल कैटेगरी में नहीं डाला जाता है। तो इसको आप कैसे कह सकते हैं कि आरक्षण के लिए लोग जो है नहीं वो नहीं नहीं, सवाल तो बनता है ना। सवाल तो यहाँ बनता है कि सर कि आप एक ही विद्यालय में एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं और एक लड़का 40 नंबर ला करके फलाना बनता है और एक लड़का 80 नंबर ला कर ठिकाना बनता है। तो सवाल तो यहाँ बनता है कि भैया कि आप एक लड़का को मेहनत बहुत ज्यादा करके इतना नंबर ला रहा है, एक लड़का कम नंबर ला करके इतना लगा, और वहां पर मैं आरक्षण की लड़ाई। मेरा कहना है कि बाबा भीमराव अंबेडकर की बात करें या तिलक उरांव जी की बात करें, तो उन्होंने तो कभी इस विषय पे बात ही नहीं किया था। उन्होंने तो अपने पहले, सबसे पहले तो उन्होंने अपनी एक खासियत बताई, अपनी व्यवस्था बताई, अपनी योग्यता को बताया। आज इसलिए तो उनका नाम है। तो इस विषय को लेकर के मैं चाहता हूं कि आप युवाओं को वो व्यवस्था दे कि आपके दरवाजे को पहले कोई नोक करने के लिए आए, आप किसी का दरवाजा नहीं नोक करें। देखिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। अगर इन लोगों ने समर्थन नहीं किया, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो इनके द्वारा कहीं कोई विरोध नहीं किया गया। आरक्षण का विरोध ना तो बाबा पंकराज साहब के द्वारा किया गया, ना ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिल्कुल, साहब वही के द्वारा वही किया वही गया। कहना चाह रहा हूं। विरोध नहीं किया गया। और आरक्षण जब भी है, ये समानता के लिए, समता के लिए, बिल्कुल इक्वलिटी के लिए। बिल्कुल और आप और एक चीज़ में गौर करेंगे, आप जिस समय की बात कर रहे हैं, समय काफ़ी बदल गया है। अगर हाल के समय के जो रिजल्ट्स को आप देखें, जेपीएससी की बहाली हुई है। जेपीएससी की बहाली में सिर्फ 2 स्टूडेंट हैं, जो एक एससी कैंडिडेट है और एक एसटी कैंडिडेट है। यही 2 बच्चे हैं जो गए हैं जनरल में। 7 to 10 जेपीएससी हाल के समय में आयोजित की गई थी सरकार के द्वारा। बाकी सारे के सारे जनरल बच्चे हैं। आप इसमें ओबीसी कैटेगरी में जाएँ, आप जिसकी बात कर रहे हैं, मार्क्स की जो आप बात कर रहे हैं कि कोई 40 में फलाना हो जा रहा है, कोई ढिमकाना हो जा रहा है। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि अगर आप अभी जेएसएससी की वैकेंसी के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं और जो जेपीएससी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप उसको उठा के देख लीजिए कि जनरल कैटेगरी से ज़्यादा जो कट ऑफ मार्क्स है वो ओबीसी का है। बहुत आप सुंदर, उठा के देख लीजिए। बहुत आप सुंदर। 5th जेपीएससी उठा लीजिए, 6th जेपीएससी उठा लीजिए, 7 to 10th जेपीएससी उठा लीजिए। बहुत सुंदर। मेरा दावा है कि ओबीसी के जो रिजल्ट्स हैं वो जनरल से कहीं ज़्यादा बेहतर है। बहुत इसके सुंदर। अलावा जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो दिया गया है, आप जब उसको देखेंगे तो वो काफ़ी नीचे चला गया है। बहुत तो सुंदर सर। बात इसमें भी की जानी चाहिए। ये बात बिल्कुल होनी है ना? चर्चा इसमें भी होनी और चाहिए, बिल्कुल। आरक्षण की जब बात होगी, दूसरी चीज़ आप देखेंगे, मेडिकल में भी आरक्षण का लागू है। आप इंजीनियरिंग में भी आरक्षण को देखते हैं, लेकिन आरक्षण जो होता है सिर्फ उनका सिलेक्शन के लिए होता है, पढ़ाई में आरक्षण नहीं होता। अगर कोई लड़का मेडिकल में एंट्रेंस देता है, उसको वहाँ रिजर्वेशन मिलता है और अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होता है जनरल और कैटेगरी के बीच में। लेकिन जब वो 5 साल की पढ़ाई करता है, तो फाइनली जो उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है, वो पूरी तरीके से एक समान एग्जाम होता है। उसमें कहीं कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है। ये शायद आपको समझने की आवश्यकता है। नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात बताइए। ये सवाल मेरा नहीं, ये सवाल आम जनता की थी। आम जनता चीजों को समझ नहीं पा रही है। आम जनता को बस हमारे जो रिजर्वेशन अभी हमारे देश में मिल रहा है, एससी को मिल रहा है, एसटी को मिल रहा है, ओबीसी को मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस को मिल रहा है, लेकिन आप हमारे ओबीसी भाइयों को बताइए कि कितने लोगों को मालूम है कि उनको रिजर्वेशन है। आप एक सर्वे करा लीजिएगा, हमारे जो ओबीसी भाई हैं उसमें हमको नहीं लगता है कि 80% से ज्यादा लोगों को जो है इस विषय में तो जानकारी ही नहीं है।
उनको तो पता ही नहीं है। उनको लगता है जब भी रिजर्वेशन की बात आती है तो उनको लगता है कि एससी को रिजर्वेशन है, एसटी को रिजर्वेशन है, खुद ओबीसी को नहीं मालूम है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। और ऊपर से आप 5 लाख अगर आपका क्रॉस कर गए तो आप क्रीमी लेयर में ओबीसी में चले गए, लेकिन जैसे ही आप 8 लाख तक लेकर आएंगे तो भी आप ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का लाभ लेंगे। तो काफी चीजें हैं, आप इसको एक जगह पे तोल नहीं सकते। और ये आप जान लीजिए, हम आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं कि पंखराज बाबा कार्तिक उरांव ने कभी आरक्षण का विरोध नहीं किया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी आरक्षण का विरोध नहीं किया है। क्या ये बात हम है। आपके लिए बताना चाह रहे हैं, आप इसमें थोड़ा सा सर्च कर लें। नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात बताई आपने, और मैं आपकी बात को जन जन तक लाना ही चाह रहा था क्योंकि ऐसे लोगों की दरकार भी थी, क्योंकि समाज में आज भी बहुत सारे लोगों का बहुत सारा सवाल है। एक मिनट, बहुत सारे लोगों की बहुत सारा सवाल था, और आपने अपना कीमती समय देते हुए समाज के युवाओं को बहुत चाईबासा बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। अरे नहीं, हम लोग दुमका में भी रह के सृष्टि चाईबासा को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। आप ऐसे ही काम करते रहिए। आपके सृष्टि चाईबासा को संथाल परगना की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।